गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी। बीएससी फर्स्ट ईयर जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। उसमें भी हमारा टॉपिक था व्यतिकरण, और व्यतिकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा? व्यतिकरण की डेफिनेशन, उसका गणितीय विश्लेषण, तरंगों के बारे में भी पढ़ लिया था। आयाम वगैरह। तो व्यतिकरण के अब पढ़ेंगे व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार। अगर आप लोगों ने देखा नहीं हो क्लास को तो फिर से एक बार बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा। व्यतिकरण कहते क्या है? दो तरंगें होती है। इसमें कितनी तरंगों की आवश्यकता होती है? दो तरंगों की आवश्यकता होती है, जिनका आयाम कितना होता है? लगभग समान, आवर्ती समान होनी चाहिए, और एक निश्चित दिशा में क्या होनी चाहिए? एक निश्चित दिशा में यूँ होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? एक निश्चित दिशा में संचरित होनी चाहिए। और किसी एक बिंदु पे वो क्या होती है? अध्यारोपित हो जाती है। और कुछ बिंदुओं पर तो उनके उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, और कुछ बिंदुओं पर निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण होता क्या है? व्यतिकरण तो बता ही दिया। व्यतिकरण कितने प्रकार से होता है? व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। तो ये अपना टॉपिक डालिए, व्यतिकरण के प्रकार, और इसमें लिखिए दो प्रकार से होता है। समपोषी व्यतिकरण और दूसरा हमारा विषमपोषी। पहला तो क्या है हमारा? पहला तो है समपोषी और दूसरा है विनाशी। विषमपोषी नहीं, विनाशी। विनाशी व्यतिकरण। अभी होते क्या है समपोषी और विनाशी? इनमें तो क्या होता है? जो पथांतर होता है, इसमें क्या होता है? पथांतर कितना होता है? एन लैम्डा। पथांतर का मान कितना होता है इसमें? तो एन लैम्डा। और जबकि विनाशी व्यतिकरण में पथांतर कितना होता है? 2n ± 1 λ/2। ये क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण में होता है। इसमें क्लासबद्ध स्रोतों का उपयोग में होता है, और इसमें असंबद्ध स्रोतों का उपयोग होता है। तो सबसे पहले लिखिए समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण डालिए और लिखिए पथांतर बराबर होता है एन लैम्डा। क्या होता है? एन लैम्डा। और पिछली क्लास में हमने लैम्डा बराबर क्या लिया था? कोस के लैम्डा। तो मान रख दीजिए कोस के 2 पाई लैम्डा मल्टीप्लाई डेल का मान रख दीजिए एन लैम्डा। चूँकि पता ही है कि संचरण नियतांक तरंगाग्र का, और एन लैम्डा दिए गए आपको। जैसे इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? कोस 2n पाई, और इसका मान कितना होता है? 1। और 1 प्राप्त हो गया तो हमें क्या प्राप्त होगा? आई मैक्स। टू का स्क्वायर क्या प्राप्त होगा? अब एक कंडीशन लिखिए नीचे। यदि दोनों तरंगों की, लिखिए, यदि दोनों तरंगों के आवर्ती समान हो। आवर्ती समान होगी तो क्या हो जाएगा? I1 = I2। इसमें एक लाइन डाल के लिखिए नीचे। यदि दोनों तरंगों की आवर्ती समान हो तो क्या होगा? दोनों आवर्ती समान होगी तो इसको मिटा देता हूँ। आवर्ती समान होगी तो क्या हो जाएगा? I1 = I2, और इसको क्या मान लेंगे हम? I0। क्या मिलेगा हमें? MAX = 4I0 का स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया हमें किसके लिए?
समपोषी व्यतिकरण के लिए। विनाशी के लिए लिखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा कितना होता है हमारे पास, पता होता है 2n+1 1 λ/2। वही मान रखिए कितना हो जाएगा, cos 2 पाई लैम्डा 2n+1 λ/2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो, cos पाई साथ में ये 2n+1 = 0। इसका मान कितना आएगा हमारे पास, 0। या फिर आप एक बार कीजिए, इसको कुछ वैसे कर लीजिए, कॉस का मान ना रखिए, इसको फाई बना लीजिए, यू ना करके उसको ऐसा कर लीजिए, फाई मान लिया इसको। फाई क्या होगा, 2n+1 1 λ/2 मल्टीप्लाई के, तो फाई बराबर 2n+1 λ/2 2 पाई लैम्डा मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, और पाई। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है cos k लैम्डा = 0, यानी तीव्रता क्या होगी, डिक्रीज, कम होगी। तीव्रता क्या होगी, कम होगी। और तीव्रता कम होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, आई मिनिमम। आई मिनिमम √I1 माइनस √IT का स्क्वायर। इसके नीचे वही लाइन लिख लीजिए, यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो तो, आपको पूरा लिखना है। और इसमें भी शायद अगर गलती से आवर्ती बोल दिया हो मैंने, तो आपको तीव्रता करना है, तीव्रता इंटेंसिटी। यदि दोनों तरंगों की तीव्रता कैसी हो, समान हो, इंटेंसिटी तीव्रता समान हो, तो तीव्रता समान होगी तो I = I2, यही होगा ना, ये होगा तो आई मिनिमम कितना प्राप्त होगा, = 0। ये उतारने के बाद में अब एक नंबर फर्स्ट डाल के लिखिए, व्यतिकरण में दीप्त फिंजों का निर्माण होता है। व्यतिकरण में दीप्त फिंजों का निर्माण होता है। नंबर 2 डाल के लिखिए, व्यतिकरण में अदीप्त फिंजों का निर्माण होता है। व्यतिकरण में अदीप्त फिंजों का निर्माण होता है। तो व्यतिकरण से हमें दोनों प्रकार की फिंजें प्राप्त होती हैं, दीप्त भी प्राप्त होती है और अदीप्त भी प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। फर्स्ट समपोषी, सेकंड विनाशी। इसमें पथांतर का मान n लैम्डा होता है, इसमें 2n+1 λ/2 होता है। ठीक है। समपोषी में हमें क्या प्राप्त होती है, तीव्रता में ज़्यादा प्राप्त होती है, यानी कि मैक्सिमम प्राप्त होती है। विनाशी में हमें क्या प्राप्त होती है, तीव्रता मिनिमम प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, तीव्रता मिनिमम प्राप्त होती है। अब यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में चलते हैं आगे। किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो को पॉज कर लें और उतार लें।
अब लिखिए व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? आवश्यक शर्तें क्या क्या थी मेरे पास? मैंने सबसे पहले वही पढ़ाया था, व्यतिकरण होता क्या है और व्यतिकरण होता क्यों है वो भी पता है, वो भी बता दिया मैंने। अब आवश्यक शर्तें ये पढ़ तो लिया हम लोगों ने, लेकिन क्या करते हैं, जो पूरी अब तक पढ़ा ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट एरो डाल के लिखिए, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए, स्थायी व्यतिकरण के लिए प्रकाश की तरंगों का आयाम, प्रकाश की तरंगों का आयाम, फर्स्ट एरो में क्या लिखेंगे, प्रकाश की तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। आपको पूरा लिखना है, ये नहीं लिखना है आयाम लगभग समान होना चाहिए, आपको लिखना है क्या, स्थायी व्यतिकरण के लिए प्रकाश की तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। लगभग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए, प्रकाश तरंगों की आवर्ती व तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। प्रकाश की तरंगों की आवर्ती या तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। प्रकाश तरंगों की आवर्ती या दोनों में से, या प्रकाश तरंगों की आवर्ती या तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त भी लिखिए, प्रकाश की तरंगों का संचरण एक निश्चित दिशा में होना चाहिए। प्रकाश की जो तरंगें होती है उनका संचरण कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? एक निश्चित डायरेक्शन में होना चाहिए। चौथा जो टॉपिक है हमारा वो लिखिए, स्थायी व्यतिकरण के लिए स्थायी व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोतों का होना आवश्यक है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो हम लोगों ने लिख ली कि आवश्यक शर्तें व्यतिकरण होने के लिए ये जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो व्यतिकरण नहीं होगा। तो ये चार शर्तें हैं जो जरूरी है किस चीज़ के लिए? व्यतिकरण के लिए। फर्स्ट, आयाम लगभग समान होना चाहिए। आयाम कैसा होना चाहिए? उसका लगभग समान होना चाहिए। किसका? प्रकाश की जो तरंगें आती है ना उनका आयाम कैसा होना चाहिए? लगभग समान होना चाहिए। जो सेकंड है हमारा वो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं उनकी आवर्ती या तरंगदैर्घ्य वो भी कैसी होनी चाहिए? समान। वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल होना ही चाहिए, यानी कि वो लगभग समान है और ये समान ही होना चाहिए। और जो प्रकाश की संचरण, तरंगों की संचरण यानी कि कौन सी दिशा में जा रही है वो निश्चित दिशा होनी चाहिए। ऐसे कि नहीं एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ऐसे नहीं, सेम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? उनकी सेम होनी चाहिए। और स्थायी व्यतिकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये कला स्रोत जो कैसे होना चाहिए? संबद्ध होना चाहिए। ये चारों शर्त क्या होती है? आवश्यक होती है। ये उतार लो। उसके बाद में जो हमारा एक डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाता है, ये तो मिटाता है।
आवर्ती के बीच में डायग्राम बनाते हैं, इंटेंसिटी के बीच में, इन डायग्राम बिटवीन इंटेंसिटी अपर एंड लोअर, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये क्या हो गया? एक वेव है हमारे पास। यहाँ इंटेंसिटी कितनी है इसकी? यहाँ पे आई मिनिमम इक्वल टू यानी कि 0, और यहाँ इंटेंसिटी कितनी है इसकी? आई मैक्सिमम। कितनी निकाली थी हमने? 4I0 आई नॉट। स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे स्क्वायर की कोई वो वैल्यू नहीं है। और जो बीच में इंटेंसिटी है यहाँ, वो कितनी है? 2I0। कलाकोण मान लो पाई, 2π, 3π, पाई, 2π, 3π, ये हमारे क्या है? कलांत फाई। और इस तरफ क्या है? इंटेंसिटी आई में। क्या करना है? ये ग्राफ प्लॉट करना है, डायग्राम। तो ये जो क्या शो कर रही है? आई मैक्सिमम को, ऊपर वाली पीक आई मैक्सिमम, और जो नीचे वाली है ये किसको शो कर रही है? आई मिनिमम। यानी कि समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ये जस्ट अभी इससे थोड़ी देर पहले ये पढ़ाई हम लोगों ने। हो गया ये। अब आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोत होनी चाहिए। अब सबके दिमाग में यही चल रहा हो कला संबद्ध स्रोत होते क्या हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उन्हीं के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत वो लिखिए, ओ सॉरी हेडिंग तो डाली नहीं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जिनसे तरंगाग्रों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जिनसे तरंगे क्या होती है? उत्सर्जित होती हैं। तरंगे क्या होती हैं? उत्सर्जित होती हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कला संबद्ध स्रोत, एक होता है कला संबद्ध स्रोत। थोड़ा हिल गया। फर्स्ट कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत? 2 प्रकार के। फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब होता क्या है फर्स्ट वाला? ये लिखिए, फिर उसके बाद में लाइन में फर्स्ट और सेकंड समझ लीजिए। पहले होते क्या है, फिर उसके बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं। कला संबद्ध स्रोत तो क्या होते हैं? जो तरंगाग्र होते हैं उनके बीच में जो पतांतर होता है वो कैसा होता है? नियत होता है। एंगल कैसा होता है उनका? एंगल डेल परिवर्तित नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? परिवर्तित होता है। जो उत्सर्जित तरंगे होती है ना,
उनके बीच में जो पथांतर होता है वो कैसा होता है? परिवर्तित। कैसा होता है? परिवर्तित। बस ये डिफरेंस इनमें। तो ये थ्योरी है जो लिखना स्टार्ट कीजिए। सॉरी, ये एंगल ये पथांतर नहीं होता, ये फाई होता है एंगल, यानी कि फाई कलांतर। हिंदी में बोलते हैं उसको क्या? कलांतर। दो तरंगे होती हैं, जैसे ये तरंगे, ये तरंगे। अगर इनका कलांतर फाई सेम है, अपरिवर्तित है, तो जिस भी स्रोत से ये उत्सर्जित हुई है वो स्रोत कैसा होगा? कलासंबद्ध स्रोत। और दूसरा, अगर कलांतर फाई के मान में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। जिस भी स्रोत से ये उत्सर्जित होंगे तरंगाग्र, तो वो स्रोत कैसे कहलाएंगे? कला असंबद्ध स्रोत। तो समझ में आएंगे होंगे कि कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं और असंबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। अब इनके बारे में फर्स्ट हेडिंग डालिए, ये कला संबद्ध स्रोत, और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर का मान नियत है, वो कलांतर का मान नियत हो, अर्थात तरंगों के लिए कलांतर का मान कैसा हो? अपरिवर्तित हो। तरंगों के लिए यह गुण कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। तरंगों के लिए यह गुण कौन सा स्रोत कहलाता है? कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। प्रकाश के स्रोत का यह गुणधर्म कला संबद्धता कहलाती है। प्रकाश के स्रोत का यह गुण कला कहलाती है। आगे लिखिए, कला संबद्धता का गुणधर्म एक वाणी प्रकाश में पाया जाता है। एक वाणी प्रकाश में वही बात है जिसका जिनमें क्या हो? कलांतर चेंज नहीं हो। एक वाणी प्रकाश स्रोत में कला संबद्धता पाई जाती है। अब सेकंड टॉपिक डालिए, ये एरो लगा के, या फिर ये नाम लिख के डालिए, कला संबद्ध स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर का मान नियत नहीं हो, अर्थात कलांतर का मान परिवर्तित होता है, कला असंबद्धता कहलाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रकाश स्रोत असंबद्ध होते हैं। जो अपने प्रकृति में पाए जाते हैं प्रकाश स्रोत, वो मैक्सिमम कैसे होते हैं, या फिर सारे कैसे होते हैं? कला असंबद्ध स्रोत होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी स्रोत कैसे होते हैं? कला असंबद्ध स्रोत होते हैं। कला असंबद्ध स्रोतों के मध्य व्यतिकरण का मान श्रेष्ठ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कलांतर का मान परिवर्तित होने के कारण फ्रिंजें एक दूसरे पर संपाती नहीं हो पाती है। क्योंकि कलांतर का मान परिवर्तित होने के कारण, लिखिए, कला असंबद्ध स्रोतों के मध्य व्यतिकरण का परिमाण श्रेष्ठ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि लिखिए, क्योंकि कलांतर का मान परिवर्तित होता है, परिवर्तित होने के कारण फ्रिंजें एक दूसरे पर संपाती नहीं हो पाती है। फ्रिंजें एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं हो पाती है? संपाती नहीं हो पाती है। ये समझ में आ गया? क्या कह रहा था? कला संबद्ध स्रोत। अभी अपन ने आवश्यक शर्तें लिखी थी, उसमें क्या लिखा था हमने? यही लिखा था जो हमारा फोर्थ जो हमारा वो था ना, उसमें आवश्यक शर्तों में उसकी जो चौथी शर्त थी वो क्या थी कि स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए हमें कैसा स्रोत चाहिए? ये वाला स्रोत चाहिए। अगर स्रोत ये होगा तो व्यतिकरण का मान श्रेष्ठ प्राप्त नहीं होगा। क्या? श्रेष्ठ प्राप्त नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है? प्रकृति में कैसे स्रोत पाए जाते हैं? ये टोटली कौन से स्रोत पाए जाते हैं? ये। और अगर ये रहेंगे तो व्यतिकरण का मान हमें श्रेष्ठ प्राप्त नहीं होगा। अब हमें व्यतिकरण करवाना है तो उसका मान भी श्रेष्ठ प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कला असंबद्ध स्रोत, इनका निर्माण करेंगे। किनसे? इनसे। और उनकी दो विधियाँ होती है। पहली तो होती है हमारी आयाम विभाजन, और सेकंड होती है
तरंग विभाजन या फिर इसको तरंगाग्र विभाजन भी बोल देते हैं। इन दोनों से क्या करते हैं हम, कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त करते हैं और जिससे फिर हमें क्या मिलता है, जो व्यतिकरण के मान होते हैं वो हमें श्रेष्ठ प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठ प्राप्त होते हैं। चलो आगे चलते हैं, लिखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझ में नहीं में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और आपकी क्लासें रेगुलर चलती हैं तो रेगुलर क्लास लें और पढ़ाई करें, क्योंकि आज की गाइडलाइन में कॉलेज है 31 दिसंबर, यानी कि पूरा दिसंबर, 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। और फिर अगर आपके एग्ज़ाम लगेगी तो वही जून या फिर जुलाई में पहुंच जाएगी, जून और जुलाई में पहुंच जाएगी। तो टाइम तो रहेगा कम, कोर्स रहेगा ज़्यादा। तो आपकी क्लासें तो चल ही रही हैं, आपको क्या करना है, बस बैठ के पढ़ना है। और ये है नहीं कि आपकी क्लासेज ज़्यादा लंबी चलती है कि 2-2, 3-3 घंटे चलती है, जैसे कि बाकी कॉलेजों में चल रही है या फिर बाकी ऑनलाइन कोचिंगों में चल रही है कि लंबी क्लासें चल रही हैं। आपकी क्लास इतनी होती है 1 घंटे की, लास्ट कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की हो जाती है। तो आराम से करके देख लो, पूरे दिन में 10-10, 5-5 या फिर 25-25 मिनट करके देख लेंगे। हाँ 25 मिनट पढ़ लिया, 25 मिनट बाद में पढ़ लेंगे, या फिर 1.5 घंटे में तो क्या ही है, आराम से बैठ के पढ़ लें। या फिर पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ लें कि 30 मिनट पढ़ लिया तो 30 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर 30 मिनट पढ़ लिया, तरह से। तो हम कहाँ थे, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने में थे। तो एक एरो डालिए और उसमें लिखिए थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे। प्रकृति में कला असंबद्ध स्रोत उपस्थित होते हैं, प्रकृति में कला असंबद्ध स्रोत उपस्थित होते हैं, लेकिन व्यतिकरण के लिए हमें कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यतिकरण के लिए हमें कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। अतः कला संबद्ध स्रोत 2 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। अतः कला संबद्ध स्रोत 2 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा है, तरंगाग्र विभाजन। सेकंड वाला कौन सा है हमारा, आयाम विभाजन। ये 2 तरीके होते हैं। तो क्या बताया उस एरो में, क्या काम है ना, एरो में क्या कहा पढ़िए। उसमें मैंने कहा कि प्रकृति में क्या उपस्थित होते हैं, प्रकृति में कला असंबद्ध स्रोत उपस्थित होते हैं, लेकिन हमें व्यतिकरण के लिए कौन से स्रोतों की आवश्यकता होती है, इन स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो ये स्रोत प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, तरंगाग्र विभाजन के द्वारा। इसमें हम क्या करेंगे, तरंगों का विभाजन करेंगे, जो प्रकाश की तरंग है उसका विभाजन करेंगे। और जो सेकंड वाला है हमें आयाम, इनके नाम से पता चला आयाम विभाजन, उसमें आयाम का विभाजन करेंगे। तो ये हो गए। तो अब फर्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो डालिए आप, तरंगाग्र विभाजन। फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो डालिए तरंगाग्र विभाजन। लिखिए, तरंगाग्र विभाजन द्वारा कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि हाइजेनबर्ग के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। हाइजेनबर्ग के तरंगाग्र सिद्धांत पर आधारित है। तरंगाग्र विभाजन के द्वारा कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं और यह विधि हाइजेनबर्ग के तरंगाग्र सिद्धांत पर आधारित है। आगे लिखें,
इस विधि में तरंगाग्र विभाजन प्रकाश के अपवर्तन विधि से किया जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिखिए, इस विधि में तरंगाग्र विभाजन, लिख के देता हूँ, इस विधि में तरंगाग्र विभाजन प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन विधि से किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन विधि से अपवर्तन विधि से किया जाता है। तो इसमें ये याद रखना कि ये हाइजेनबर्ग के तरंगाग्र सिद्धांत पर आधारित है। और इस विधि में तरंगाग्रों का विभाजन, तरंगाग्र उनका विभाजन कैसे करते हैं? प्रकाश के अपवर्तन विधि से किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अंडरलाइन कर लेना यूँ। और ये ऐसे एरो डाल के लिए, एरो तो मैंने डाला है, ये कंटिन्यूसली रेगुलर है, तो आप लिखिए, लिया जाता है। तरंगाग्र विभाजन विधि से ये आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत एक बिंदुवत स्रोत हो। अब ये भी जरूरी है कि तरंगाग्र विभाजन विधि में यह आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत कौन सा हो? बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो। तरंगाग्र विभाजन विधि में यह आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत एक बिंदुवत स्रोत हो। बिंदुवत, ये ऐसा छोटा बिंदुवत स्रोत हो। और ये दो प्रयोगों के द्वारा समझाया जा सकता है। फर्स्ट जो हमारा है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और जो सेकंड है हमारा फ्रेनेल प्रिज्म प्रयोग। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, चलो ये पढ़ेंगे तभी बता दूंगा मैं। तो तरंगाग्र विभाजन को समझने के लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है। कौन से? एक तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एक है फ्रेनेल वाला डबल प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, ये करना है। तो ये कर लिया। अब जो सेकंड था हमारा वो लिखिए, आयाम विभाजन। सेकंड हेडिंग डालिए, आयाम विभाजन। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? आयाम विभाजन। अब आयाम विभाजन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये उतारिए, फिर आयाम विभाजन के बारे में चलते हैं। यहाँ लिखिए आयाम विभाजन। सेकंड जो हमारा है वो है आयाम विभाजन। एग्जाम में वैसे ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये पूछता रहता है, और इसका जो गणितीय विश्लेषण है वो भी, ये दोनों ही पूछता है। मोस्ट ऑफली यही पूछता है। व्यतिकरण के बारे में पूछ लेते हैं, व्यतिकरण तो पूछता है, लेकिन ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयाम विभाजन में लिखिए, आयाम विभाजन से में क्या प्राप्त होता है? कला शब्द स्रोत प्राप्त होते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले तो वही लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आयाम विभाजन विधि कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की एक विधि है। इस विधि में तरंगाग्र के आयाम का विभाजन आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन द्वारा होता है। लिखिए, इस विधि में तरंगाग्र के आयाम का विभाजन
आंशिक परावर्तन व आंशिक अपवर्तन द्वारा होता है। तो क्या काम ने क्या लिखा है इसमें कि यह भी कला शब्द स्रोत प्राप्त करने की एक विधि है, जिसमें क्या होता है, इस विधि में तरंगाग्र के आयाम का विभाजन आंशिक परावर्तन व आंशिक अपवर्तन द्वारा होता है। आयाम विभाजन विधि में यह आवश्यक है प्रकाश स्रोत एक विसरित या एक वाणी स्रोत होना चाहिए। इस विधि में क्या आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, विसरित या एक वाणी। प्रकाश स्रोत होना चाहिए। लिखिए क्या लिखना है, आयाम विभाजन विधि में यह आवश्यक है, आयाम विभाजन विधि में यह आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, विसरित होना चाहिए या फिर एक वाणी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। इसे भी समझने के लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट वाला तो है हमारा न्यूटन वलय वाला, और जो सेकंड है हमारा वो है माइकलसन। माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये दो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम क्या समझ सकते हैं, आयाम विभाजन द्वारा। और उसमें क्या था, एक तो वो स्लिट वाला था और दूसरा था प्रिज्म वाला। तो इन दोनों को समझने के लिए या फिर इन दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें तो पहले वो स्लिट वाला समझना पड़ेगा, स्लिट वाला पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा प्रिज्म वाला। उसके बाद में फिर हम यहाँ आएंगे न्यूटन की वलय पढ़ेंगे, न्यूटन वलय, और जो सेकंड हमारा वो माइकलसन व्यतिकरण मापी पढ़ेंगे। और इन्हीं से हम क्या करेंगे, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, कला संबद्ध स्रोत। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रकृति में क्या रहते हैं, मैक्सिमम ये वही रहते हैं, कला असंबद्ध स्रोत। लेकिन व्यतिकरण में हमें क्या चाहिए, इधर से देखिएगा, व्यतिकरण करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये कौन से स्रोत होने चाहिए, ये स्रोत होने चाहिए। और ये स्रोत होने के लिए हमारे पास दो, इनके कला संबद्ध स्रोतों को कला संबद्ध स्रोतों में विभाजित बनाने के लिए हमारे पास क्या, एक तो तरंगाग्र, इनका विभाजन करें, ये विधि है। और जो एक है वो आयाम विभाजन की विधि है। और इनमें भी यंग का स्लिट वाला शॉर्ट फॉर्म में, और एक है प्रिज्म वाला। इनमें एक तो न्यूटन वाला और दूसरा है माइकलसन वाला, ये पढ़ना है। तो वो यहीं से स्टार्ट हुई है और यही टॉपिक चल रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या हो रहा है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करें, जो चीज़ समझ में ना आई हो उसके बारे में कमेंट करें, फिर वो चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब जो हमारा टॉपिक था क्या था, तरंगाग्र विभाजन। और उसमें जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कौन सा, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो करेंगे हम।
पहले एक समझ लेते हैं फिर लिखते हैं इसके बारे में। हमारे पास क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत होता है। ये थोड़ा सीधा बना लो। मेरे पास कैसे बना, आप लोगों को सीधा सीधा बनाना है। ये क्या है हमारे पास, प्रकाश स्रोत। और वो कैसा है यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक वाणी प्रकाश स्रोत, समझ गए। इससे क्या तरंगाग्र इस तरीके से है इसमें। ये क्या है, तरंगाग्र। कुछ इस तरीके से है तरंगाग्र। और ये 2 स्लिट रखी हुई है यहाँ पे। ये तो फर्स्ट वाली तो हो गई कौन सी, S1, और सेकंड वाली कौन सी हो गई, S2। इनमें भी क्या है, कुछ इस प्रकार तरंगाग्र हैं। ये थोड़ा बड़ा कर लो। ये लो, इसमें भी क्या है, ऐसे तरंगाग्र बने हुए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D। ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। और हम यहाँ पे लेते हैं पर्दा। ये क्या है, पर्दा। दिख तो रहा है ना, ये पर्दा दिख रहा है ना लोगों को, पर्दा दिख रहा है। मेरे थोड़े डायग्राम टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप लोग कोशिश करना सीधा। मैं भी कोशिश करता हूँ सीधा, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि सीधा हो बिल्कुल। सीधा है, कोशिश की अच्छी है। इसमें क्या होगा, जो सेम है, सेम जैसे ये ऊपर की तरफ ले जाओ थोड़ा सा। और अपोजिट के लिए कैसे बनेंगे, जैसे ये यहाँ से ले लो, ये वाला। जब ये सेम होंगे, तरंगाग्र कैसी बनेगी, दीप्त। फ्रिंज कैसे प्राप्त होगी, दीप्त। और जब अपोजिट होंगे तो फ्रिंज कैसे प्राप्त होगी, अदीप्त। अगर वहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए बना देता हूँ। जैसे तरंगाग्र रही है, S1 पे भी ये वाली है, S2 पे भी ये वाली है, तो फ्रिंज कैसे प्राप्त होगी, दीप्त। समझ गए। और अगर जैसे S1 पे ये वाली है और S2 पे ये वाली है, तो फ्रिंज कैसे प्राप्त होगी फिर, अदीप्त। यही चीज़ है जो मैंने वहाँ लिखी है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात है नहीं। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं एक बार। सेम तरंगाग्र तो कैसी वाली फ्रिंज देगी हमें, जैसे ये और ये कैसी, दीप्त। और जो ये दोनों मिली हुई है, डॉट डॉट और ये रेगुलर लाइन वाली, तो ये कैसी देगी हमें, अदीप्त फ्रिंज देगी। ये हमारा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम बना ले आप। और जो पर्दे और स्लिट के बीच की जो दूरी होती है वो कैपिटल D होती है। कैपिटल क्या होती है, D होती है। कैपिटल D होती है। तो ये डायग्राम बन गया। ये होता कैसे है वो भी मैंने समझा दिया। अब इसके बारे में इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या थ्योरी है वो लिख लेते हैं। और थ्योरी कुछ नहीं, यही लिखना है इसमें।
प्रकाश स्रोत लेते हैं, इसमें स्लिट S1 S2 होती है, जिन दोनों के बीच की दूरी d होती है। पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल D होती है, ये इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है। पर्दे पर जब सेम हो तो दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है, यानी कि सेम नहीं हो, नॉट सेम, नॉट इक्वल, तो अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। बस ये लिखना है, डायग्राम को क्यों गंदा करते हो। डायग्राम अच्छे से बनाना ताकि आप लोगों को पता रहे क्या किया है। और डायग्राम में अगर यहाँ सही से नहीं दिख रहा हो तो आपकी बुक है ऑप्टिक्स, उसमें अच्छे से देख लें आप, ठीक है। अब लिखिए, व्याख्या कर लिए, ये तो हटा दो, लिखिए व्याख्या। यह प्रयोग यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह प्रयोग यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तभी इसका नाम यंग उसी के नाम पे रह गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग प्रयोग द्वारा कला शब्द स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। यंग डबल स्लिट प्रयोग द्वारा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि यंग द्विस्लिट प्रयोग द्वारा कला शब्द स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रयोग में बिंदुवत प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं। और बिंदुवत प्रकाश स्रोत का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि तरंगाग्र विभाजन, तरंगाग्र को क्या होता है, इसमें विभाजन होता है, इसी वजह से। और तरंगाग्र विभाजन में हमें कैसे स्रोत लेने होते हैं? बिंदुवत स्रोत लेने होते हैं। अगर आयाम विभाजन होता है तो उसमें एक वाणी प्रकाश स्रोत और या फिर विस्तृत प्रकाश स्रोत उपयोग में लेने पड़ते। ठीक है, समझ गए? तो लिखिए, इस प्रयोग में बिंदुवत प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं। यह प्रयोग, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका अंडरलाइन कर लेना। यह प्रयोग हाई गेन वर्ग के तरंगाग्र सिद्धांत पर बेस है। यह प्रयोग हाई गेन के तरंगाग्र सिद्धांत पर आधारित है, और इसको यूँ अंडरलाइन कर लो। आगे लिखिए, यंग द्विस्लिट प्रयोग को समझने के लिए एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत के सामने एक स्लिट रख देते हैं। एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत के सामने एक स्लिट रख देते हैं। यही चीज़ है जो मैंने समझा दी पहले। जिससे प्रथम तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं। अब स्लिट S1 के सामने एक आयताकार बोर्ड रख देते हैं। S1 नहीं, S के सामने, ये S है। अब स्लिट S के सामने एक आयताकार बोर्ड रख देते हैं। उस आयताकार बोर्ड में दो छिद्र कर देते हैं। जिन्हें हम S1 व S2 स्लिट नाम देते हैं। स्लिट S1 व स्लिट S2 नाम देते हैं। जैसे ही ये प्रकाश आयताकार बोर्ड के सामने आता है तो वो दोनों स्लिट में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? ये प्रकाश इन दोनों आयताकार स्लिट के सामने आता है तो ये दोनों स्लिटों में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और विभाजन हो जाता है तो क्या है? ये तरंगाग्र निकल रहे हैं प्रकाश की, तो इनका क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। और ये तरंगाग्र विभाजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना? विभाजन हो जाता है। स्लिट के सामने एक पर्दा रख दिया जाता है, तो इन स्लिटों के सामने एक पर्दा रख दिया जाता है। तो इन तरंगाग्रों के अध्यारोपण से पर्दे पर कुछ दीप्त तथा कुछ अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अतः इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक प्रकार, हम सबसे पहले इस प्रयोग में क्या लेते हैं? बिंदुवत प्रकाश स्रोत लेते हैं। क्या लेते हैं? बिंदुवत प्रकाश स्रोत लेते हैं, जिसके सामने एक स्लिट रखी होती है। ये वाली स्लिट S रखी होती है, स्लिट S रखी होती है। इस पर स्लिट S रखी होती है तो क्या होता है? इससे उत्सर्जित होता है प्रकाश, जो स्लिट S1 पे जाता है, S पे जाता है। वो S के सामने क्या करते हैं? एक आयताकार बोर्ड रखते हैं, जिस पे दो छिद्र करते हैं, S1 व S2। ठीक है, समझ गया? और जैसे ही ये प्रकाश इनके सामने जाता है तो ये इन दोनों स्लिटों के मध्य क्या हो जाता है? विभाजित।
विभाजित हो जाता विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद में क्या होता है कि इसके सामने एक पर्दा रखा होता है, जिनके यहाँ तरंगे क्या करती है, आपस में अध्यारोपण करती है। अध्यारोपण करती है तो हमें कुछ तो पर्दे पर दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और कुछ अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। और प्रकाश की जो ये घटना होती है इसे हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका गणितीय विश्लेषण है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी परेशानी आपको या समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आप जो फर्स्ट वाला पेपर है एक दो दिन में जो आपका फर्स्ट पेपर है, क्या बोलते हैं उसको, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, वो स्टार्ट होने वाला है। तो ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट करवाई रखी है, क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट हो ही जाएगी। और फिर बचेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही ऑप्टिक्स खत्म होगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ ही नहीं करना है, रोज़ वीडियो देखनी है, एक के बाद एक नोट्स बनाना है। कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट कीजिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दोबारा समझाऊंगा। और आप बस पढ़ाई कीजिए आराम से और अच्छे मार्क्स लाइए। तो आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम पढ़ेंगे इसी के गणितीय विश्लेषण के बारे में। तो जिसके पास बुक्स ला रखी हैं तो एक बार देख लें। और अगर बुक्स नहीं है किसी के पास तो फ़ोन तो सबके पास होते हैं आजकल, और आपके पास भी नहीं है तो घर पे होंगे, तो उसमें गूगल पे देख लेना आप यंग डिस्लिट एक्सपेरिमेंट वो क्या कहता है, ताकि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।